Good morning to all of you. This is Dr. Megha Singh appearing again for some new discussion in front of you. तो हम लोग फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स देख रहे थे. मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई गवर्नेंस हम लोग देख चुके हैं. आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ ई गवर्नेंस, ई शासन का विकास, है ना. तो इसकी शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा ये मैं बता देती हूँ कि ये इसको हम भारत के पर्सपेक्टिव में देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पेपर का जो नाम है दैट इज़ ई गवर्नेंस इन इंडिया, है ना. ई गवर्नेंस इन इंडिया. सो हम इसका एवोल्यूशन जो देखेंगे तो वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही देखेंगे. ठीक है, तो देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ ई गवर्नेंस. ठीक है, तो चलिए. एक्चुअली भारत में गुड गवर्नेंस लाने के लिए जो एफ़र्ट किया जा रहा था उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, सूचना क्रांति, है ना. इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन जो था, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन ने एक पावरफुल टूल का काम किया था. ठीक है, जैसे ही मतलब एक सूचनाओं की क्या कह सकते हैं कि सूचनाओं की एक आंधी सी आ गई थी, जहाँ बहुत सारी सूचनाएं लोगों के बीच मौजूद थी. लोगों को बहुत सारी सूचनाएं इजीली अवेलेबल हो रही थी. ठीक है, तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण का काम किया था इसने, है ना. दिस इज़ वेल नोन दैट इंडिया इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एबिलिटी. ये भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. मतलब जब इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इंडिया में आई तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एबिलिटी में इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है फ्रॉम द स्टार्टिंग, है ना. ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जो हम सुनते रहते हैं, जैसे ई गवर्नेंस तो हमारे पेपर का ही नाम है, ये हम देख ही रहे हैं ना. इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, ई शासन. और इसके अलावा ई एजुकेशन, जो एक ई शिक्षा की जो पद्धति चली है ना, ई शिक्षा का सिस्टम. उसके अलावा ई ट्रेड, जिसे ई व्यापार कह सकते हैं, है ना. फिर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, है ना. ई मेडिसिन. तो ये इस तरह की बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी भूमिका प्रोग्रेसिव तरीके से देखी जा सकती है. ठीक है, तो एक्चुअली भारत में ई गवर्नेंस का जो ओरिजिन है वो माना जाता है कि 1970 के डिकेड से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, 1970 का जो दशक था उससे ई गवर्नेंस का ओरिजिन स्टार्ट माना जाता है. तो उस समय किस तरह के अनुप्रयोग हो रहे थे, किस तरह के एप्लीकेशंस हो रहे थे, जैसे कि इलेक्शन में, सेंसस में, है ना. सेंसस मीन्स जनगणना. उसके अलावा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, कर प्रशासन में, इससे रिलेटेड मतलब ये जितने भी, ये सारे डेटा बेस्ड हैं. इलेक्शन में भी आंकड़ों का संग्रह किया जाता है ना. सेंसस में भी आंकड़े, डेटा कलेक्ट किए जाते हैं. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन किया जाता है. तो ये जितने भी इस तरह के फील्ड थे, इनसे रिलेटेड डेटा फंक्शनिंग के मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पर ध्यान देने की शुरुआत हुई.
है ना। तो वहीं से माना जाता है कि ई गवर्नेंस का ओरिजिन इंडिया में मतलब शुरू हो गया। तो वो डिकेड था 1970, 1970 का दशक, ठीक है। तो वहाँ से ई गवर्नेंस की शुरुआत मानी जाती है ना। अब शुरुआती कदम इसकी कुछ जो स्टार्टिंग के स्टेप्स थे वो क्या थे। तो ईयर 1970 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विभाग बनाया गया इंडिया में 1970 में, क्योंकि ये हमने डिकेड देखा है तो 1970 से लेकर के 1980 का जो पूरा पीरियड रहेगा तो वो पूरा एक दशक में आ जाता है, ठीक है। तो 1970 में ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट बनाया गया भारत में, है ना। यह इस दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम रहा, क्योंकि इसमें क्या किया गया, इसमें पर्टिकुलर सूचना और संचार पर ही फोकस किया गया था, है ना। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन पर ही फोकस किया गया था, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट मीन्स इसी चीज़ से रिलेटेड विभाग बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप रही वो ईयर 1977 में रही, ईयर 1977 में रही। उसमें एक NIC इस्टेब्लिश किया गया, जिसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर कहते हैं। ये एक NIC एक्रोनिम है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, है ना, NIC, ठीक है। तो ये बनाया गया 1977 में, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर मीन्स राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ठीक है। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स जो बनाया गया, तो ये इसका दूसरा एक महत्वपूर्ण कदम रहा। इसने क्या किया, इसने देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस थे, है ना, जिला कार्यालय थे, उनका कंप्यूटराइजेशन कर दिया। मतलब इससे पहले क्या होता था, जो ऑफिस वर्क है या जिला कार्यालयों में क्या होता था, पूरा का पूरा ऑफलाइन काम होता था, पेपर वर्क होता था। तो ये जो NIC आया, इस NIC इस्टेब्लिश किया गया, उसके बाद से ये जिला कार्यालयों का या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस का कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया, है ना। उसी के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं, है ना। तो उसके तहत इस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पूरा कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया। तो ये एक सेकंड इसका मेजर स्टेप रहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, है ना, ई गवर्नेंस के फील्ड में इन इंडिया, ठीक है। फिर थर्ड इसका एक जो मेजर इस डायरेक्शन में एक थर्ड इसका जो स्टेप रहा है, वो रहा है ईयर 1987, है ना, इन ईयर 1987 में, ठीक है। तो 1987 में क्या किया गया, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की डायरेक्शन में NICNET, है ना, NICNET। अब ये NIC तो अभी हम देख चुके हैं, इसका फुल फॉर्म वही है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। और इसके बाद ये इसमें एक चीज़ जो ये जुड़ रही है, ये NET, तेज़ी मैं इसको क्लियर लिख देती हूँ, NICNET, ठीक है। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, है ना, ये NET पूरा जो बना है, ये नेटवर्क से बना है, ठीक है। तो ये भी एक एक्रोनिम है, NICNET, है ना। तो ये है राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो ये इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसको लॉन्च किया गया, एक्चुअली इस्टेब्लिश नहीं किया गया,
ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में NICNET लॉन्च किया गया। ये लॉन्च करना एक अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था, एक क्रांतिकारी कदम रहा, है ना, जिसने ई गवर्नेंस को काफ़ी बढ़ावा देने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया में। ठीक है, तो ये इसका हम विकास में, इवोल्यूशन में देखेंगे कि यही चीज़ कि कैसे जो शुरुआत 1970 में के दशक में शुरुआत हुई, तो किस तरह से फिर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेकर एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया गया, जो NICNET हमने देखा वो वहाँ तक एक 1987 तक एक ये ई गवर्नेंस अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो चुका था इंडिया में, है ना। तो ये सारी चीज़ इसके ये विकास के चरण के रूप में आएंगे, स्टेजेस। ठीक है, तो नॉट ये स्टेजेस नहीं होंगे, ये एक विकास की प्रक्रिया है ना। इसकी स्टेजेस हम अब देखेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टेजेस जो अवस्थाएं होगी, इसके चरण होंगे, ठीक है, स्टेजेस उसी को कहेंगे, है ना। तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, है ना। इसकी 4 स्टेजेस होती है, 4 अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती है ई गवर्नेंस की, है ना। एक्चुअली वेरियस रिसर्च स्टडी, जो बहुत सारे शोध अध्ययन हैं, वो यह बताते हैं कि ई गवर्नेंस का विकास बेसिकली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्किंग सिस्टम के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम का विकास होगा, तो ई गवर्नेंस का भी विकास ऑटोमेटिक होगा। ये बहुत सारे शोध अध्ययन या रिसर्च स्टडीज़ ये बता चुके हैं, है ना। तो इसी के मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, तो इसकी पहली स्टेज जो है वो है कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटराइजेशन, मैं इसको क्लियर लिख देती हूँ। इसकी फर्स्ट जो है कंप्यूटराइजेशन, ठीक है, जैसे हिंदी में कहेंगे कंप्यूटरीकरण। कंप्यूटरीकरण, है ना। तो ये इसकी पहली स्टेज है, पहली अवस्था कंप्यूटराइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्यूटराइजेशन का मतलब क्या, कि पेपर वर्क को कंप्यूटर वर्क में चेंज करना, है ना, उसको उसमें ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, ट्रांसफ़र करना। तो इसमें व्यक्तिगत कंप्यूटर की उपलब्धता के साथ सभी सरकारी कार्यालय या गवर्नमेंट ऑफिसेस में पर्सनल कंप्यूटर स्थापित किए गए। ये वाला जब स्टेज आया, इस स्टेज में क्या किया गया कि व्यक्तिगत कंप्यूटर की उपलब्धता के साथ ही, मतलब इंडिविजुअल जो थे, है ना, जैसे कि मैं इंडिविजुअल, मेरा अपना एक पर्सनल कंप्यूटर तो है, वो सूचना क्रांति नहीं है। मतलब हर ऐसे इंडिविजुअल या पर्सनल के पास अपना अपना कंप्यूटर होगा, वो उसका कंप्यूटराइजेशन नहीं कहा जाएगा, है ना। कंप्यूटराइजेशन क्या हुआ कि जितने भी सरकारी कार्यालय थे, गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, वहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर स्थापित किए गए, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे एक नेटवर्किंग बन जाएगी, है ना। सरकारी कार्य जितने हो रहे हैं, ये वो जितना ऑफिस वर्क हो रहा है, जितना पेपर वर्क हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, किसके माध्यम से होने लगेगा, कंप्यूटर के थ्रू होने लगेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा स्टेप या बड़ा स्टेज रहा, है ना, बड़ा चेंज रहा
कि पहले कंप्यूटर का यूज़ वर्ड प्रोसेसिंग के साथ शुरू हुआ, लेकिन आफ्टर दैट डाटा प्रोसेसिंग में भी तेज़ी आ गई, है ना। वर्ड प्रोसेसिंग के साथ स्टार्ट हुआ था। आप लोग अगर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी रखते हैं तो आपको पता होगा कि वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग इज़ जस्ट लाइक एनालिसिस, है ना। तो पहले कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से हो रहा था, वर्ड प्रोसेसिंग के साथ शुरू हुआ था। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग में तेज़ी आ गई, है ना। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग भी होने लगा। तो ये इसका फर्स्ट स्टेज है कंप्यूटराइजेशन, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड स्टेज जो है वो होगा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग, ठीक है। इस स्टेज में कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ यूनिट्स को अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और डेटा के प्रवाह के लिए एक हब के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ यूनिट्स को, यानी कि कुछ इकाइयों को, सरकारी संगठन जो थे उनकी कुछ इकाइयों को अलग अलग सरकारी संस्थाओं के साथ, अलग अलग सरकारी संस्थाओं के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और डेटा के प्रवाह के लिए एक हब के माध्यम से जोड़ा गया। मतलब कि सरकारी संस्थाओं, पहले तो सबसे पहले स्टेज में हमने क्या किया था, उसका कंप्यूटराइजेशन किया। मतलब जो सरकारी जितने कार्यालय हैं उसमें कंप्यूटर को स्थापित किया गया, है ना। बहुत सारे कंप्यूटर लगाए गए। दूसरे में क्या किया गया कि एक सरकारी संगठन से दूसरे सरकारी संगठन को एक हब के, एक नेटवर्क के माध्यम से एक तरह से उनके बीच कनेक्शन बिठाया गया, उनको जोड़ा गया, है ना। तो ये वही कि कुछ उसकी यूनिट्स को, यानी कुछ इकाइयों को, सरकारी कार्यालय में जितने भी कंप्यूटर थे तो वो सारे के सारे एक साथ नहीं जोड़े गए, है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट के तरीके से अगर हो रहा है तो वहाँ पर कुछ इकाइयों को पहले एक हब के माध्यम से जोड़ा गया, है ना, जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये इसका सेकंड स्टेज रहा, क्योंकि स्टेज अवस्थाएं वही होती है ना कि एक, जैसे हम स्टेयर्स पर जो चढ़ते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है ना कि पहले छोटा स्टेप लिया, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये उसी तरह से स्टेजेस चल रही है कि पहले पेपर वर्क से जो ऑफलाइन वर्क हो रहा था उसका कंप्यूटराइजेशन किया गया, उसके बाद नेटवर्किंग की गई, है ना। नेटवर्किंग मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये इसकी सेकेंड स्टेज होगी। अब इसकी थर्ड स्टेज क्या होगी, ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है। ये इसकी थर्ड स्टेज है। इसका मतलब ऑनलाइन उपस्थिति, है ना। तो इस स्टेज में क्या किया गया, इस स्टेज में वेब पर प्रेजेंस बनाए रखने के लिए एक ज़रूरत महसूस की गई। ऐसा इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ हुआ। इसके बाद देखो, अब पहले सबसे पहले कंप्यूटराइजेशन किया गया, ठीक है। उसके बाद उनको जोड़ा गया, एक नेटवर्क बनाया गया। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि इंटरनेट का प्रयोग शुरू किया गया, है ना। कि इंटरनेट एक ये तो ठीक है कि हम उस पर वर्ड पे काम कर लेते हैं या एक्सेल में, बिना इंटरनेट के भी कंप्यूटर पर काम हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर का जो बहुत जो ये आज हम कह सकते हैं कि एक ग्लोबल विलेज वाली जो भूमिका कंप्यूटर निभा रहा है, ग्लोबल विलेज बनाने वाली भूमिका, है ना। तो वो इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है ना, क्योंकि आप नेटवर्किंग कैसे बिठाओगे, है ना। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को आप जोड़ोगे तो आपको उसमें नेटवर्किंग बिठाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी ना। और तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो एक
वेब पर प्रेजेंस बनाए रखने के लिए, वेब मीन्स जो जहाँ से वेबसाइट की शुरुआत हो रही है, तो ये वेबसाइट का पहला वाला स्टेज है ना। इसमें वेब पर प्रेजेंस बनाए रखने के लिए एक ज़रूरत महसूस की गई। ऐसा इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ हुआ, है ना। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ने वेबसाइट के मेंटेनेंस पर ध्यान दिया, है ना। ये इस स्टेज में वेबसाइट के मेंटेनेंस पर, वेबसाइट के रखरखाव पर ध्यान दिया जा रहा है ना। जनरली इन वेबसाइट्स पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के टारगेट एंड विज़न के बारे में जानकारी होती थी, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पर तब होती थी, तो उसी के मेंटेनेंस पर ध्यान दिया गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन द्वारा, है ना। तो ये इसकी थर्ड स्टेज है जिसमें नेटवर्किंग के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी जुड़ी और वेबसाइट के मेंटेनेंस पर ध्यान दिया गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ और लास्ट स्टेज जो है वो है ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी। ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी, है ना, मीन्स अंतर क्रियाशीलता, है ना। तो अब ये जो हमने अभी देखा कि ऑनलाइन प्रेजेंस मीन्स ऑनलाइन उपस्थिति, है ना। सबसे पहले तो प्रेजेंस आपने दर्ज करा दी वेबसाइट के माध्यम से, कौन कौन से काम हो रहे हैं, मतलब उस समय वेबसाइट पर जनरली क्या काम किया जाता था, उस पर कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन होते थे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताए जाते थे, यानी कि संगठनात्मक संगठनों की संरचना होती थी, है ना। संपर्क विवरण होते थे, रिपोर्ट और पब्लिकेशन में प्रकाशन के काम होते थे, है ना। तो ये इस तरह के काम होते थे, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, ऑनलाइन एक्चुअली ऑनलाइन प्रेजेंस का जेन्युइन इम्पोर्टेंस क्या था। जेन्युइन इम्पोर्टेंस ये था कि सरकारी संस्थाओं और नागरिकों और नागरिक समाज संगठन, है ना, आदि के बीच में संचार चैनल बना देना, ठीक है। मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सिटीजन्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच क्या एक चैनल ओपन कर देना, है ना, किस काम के लिए, फॉर कम्युनिकेशन, संचार के लिए, ठीक है। जिससे कि क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि एक तरह की ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी में वृद्धि हो गई। मतलब ये सारा जो कम्युनिकेशन का काम है, ये अगर उसके लिए चैनल ओपन हो जाएंगे तो आपस में उनकी इंटरएक्टिविटी हो जाएगी। अंतर क्रियाशीलता का क्या मतलब है कि आपस में वो लोग एक्टिव हो गए हैं, एक्टिवली आपस में पार्टिसिपेट करने लगे हैं, एक्टिवली सक्रिय हो गए हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक तरह की ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इस स्टेज का मेन पर्पस था डाउनलोडेबल फॉर्म अवेलेबल करवाना, ठीक है। ये जो इंटरएक्टिविटी वाला लास्ट स्टेज है, इसका मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य ये था कि जो डाउनलोडेबल फॉर्म होते हैं, मतलब जिनको डाउनलोड किया जा सकता है, उन फॉर्म्स को अवेलेबल करवाना, इजीली अवेलेबल करवाना, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ पर्सनल इंटरफेस के दायरे को कम करना। मतलब सरकारी संस्थाओं के साथ जो व्यक्तिगत इंटरफेस होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कम करना, यानी कि उन दोनों के बीच की दूरी को कम करके उनको एक आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये उनको आपस में करीब लाना, है ना। इस वजह से ये जो लास्ट वाला स्टेज है, तो ये एक एक्सट्रीम स्टेज है जिस पे आके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सनल इंटरफेस के बीच जो डिस्टेंस था, लॉन्ग डिस्टेंस था, उसको कम किया गया, है ना।
दैट इज़ वाई ई गवर्नेंस भारत के लिए एक अच्छा अवसर देता है, जिससे कि शासन की क्वालिटी या गुणवत्ता में सुधार हो सके, है ना। तो ये इसके 4 स्टेजेस रहे हैं। आई होप क्लियर होगा। कंप्यूटराइजेशन रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला है फर्स्ट स्टेजेस कंप्यूटराइजेशन फर्स्ट, है ना। सेकंड नेटवर्किंग, ठीक है। थर्ड ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस एंड फोर्थ ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी, ठीक है, मतलब ऑनलाइन अंतरक्रियाशीलता, ठीक है। तो ये मेन इसकी जो 4 स्टेजेस हैं, इसके थ्रू इसका इवोल्यूशन हुआ है ना। उसके बाद देखिए ये तो हमने इसके 4 स्टेज देख लिए। इवोल्यूशन में यही चीज़ देखनी है हमको, है ना। और फ्रॉम फ्रॉम इन द एंड ऑफ डिकेड 1990, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, है ना, नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे बहुत ज़्यादा वार्मली मीन्स उत्साहपूर्ण तरीके से, एंथुजियास्टिकली, है ना, एंथुजियास्टिकली और वार्मली या बहुत उत्साहवर्धक तरीके से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को अपनाती चली आ रही थी, है ना। 1970 से जो चीज़ शुरू हुई थी वो 1990 तक आते आते उसने एक बहुत वार्म रूप ले लिया था, है ना, उत्साहवर्धक रूप ले लिया था, अपनाती चली आ रही थी जो नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय और राज्य सरकार, ठीक है, जिसमें स्पेशली इंटरनेट सहित वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी भी है ना, भी मतलब ये भी शामिल थी, जिसमें विशेष रूप से कौन सी, इंटरनेट तो था ही, उसके अलावा जितनी वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें शामिल थी, है ना। तो इसी के साथ जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दो जो ये जिसको हम कह सकते हैं कि दो मुख्य विकास स्तंभ रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कह सकते हैं। तो वो दो एक्ट जो उसने पारित किए थे वो रहे हैं। एक तो एक कौन सा एक्ट पारित किया था इन 2000 में, है ना, 2000 में उन्होंने एक एक्ट पारित किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 मीन्स सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। और इसके अलावा दूसरा जो एक्ट था जो 2005 में पास हुआ वो था राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके बारे में तो हमने सुना ही होगा बहुत, ये एक चर्चित एक्ट है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे कहते हैं, है ना, जिसमें जो जन केंद्र होते हैं उससे किसी भी तरह की सूचना प्राप्त की जा सकती है ना। तो ये जो दो एक्ट रहे हैं, एक
2000 में रहा है, आया, पास किया गया है ना, और एक 2005 में, ठीक है। तो ये 2 एक्ट भी भारत में ई गवर्नेंस को मजबूती से खड़ा करने के लिए या एक इसके इवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इवोल्यूशन में इसके स्टेजेस देख लिए हमने, उसकी भारत में उत्पत्ति किस तरह से हुई थी 1970 के दशक से, और किस तरह इन द एंड ऑफ फ्रॉम इन द एंड ऑफ डिकेड 1990 जो राष्ट्रीय और राज्य सरकारें थीं, तो उन्होंने किस तरीके से इंथुजियास्टिकली इस चीज़ को अपने शासन में इस चीज़ को अपनाया, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है ना। तो ठीक है, इवोल्यूशन यहाँ पर, और आप लोग जो PDF फाइल है आप उसमें पढ़िएगा, इसका जो विकास है, ये इसका एक्सप्लेनेशन था, तो आप लोगों को आई होप क्लियर होगा। और जो भी आपको इसमें डाउट रहे, आप क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।